इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले वाले प्रश्न में दिया गया है, औचित्य देते हुए निम्नलिखित को परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो ध्यान दीजिए आप लोग, परिमेय और अपरिमेय संख्या हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। p और q हमारा इंटीजर हो और q हमारा 0 ना हो। जब ये तीन शर्तें पूरी होती हैं तब हम कह सकते हैं कि वह संख्या परिमेय संख्या होगी। ठीक, लेकिन अगर इस तीनों में से एक भी शर्त ऐसा हुआ जो पूरा ना हो रहा होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, और ऐसी दशा में उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो हमारे पास प्रश्न संख्या 1 है, जिसका पहला पार्ट दिया गया है √196। तो 196 का वर्गमूल क्या होता है? 14 होता है। वर्गमूल अगर आप लोग निकालना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए 196 का आप गुणनखंड करेंगे और जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त होगा उसमें से दो दो का जोड़ा बना लेंगे और फिर उसके बाद जो एक एक ले करके उसमें से जोड़े में से एक एक ले करके सबको गुणा कर लेंगे तो आपको इसका वर्गमूल 14 प्राप्त हो जाएगा। 14 को आप 14/1 लिख सकते हैं। अब देखिए p/q के रूप में हो गया। p और q दोनों आपका इंटीजर है और q आपका 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। 3√18। देखिए छोटी संख्या, हम इसको गुणा करके आपको वर्गमूल निकाल के दिखा देते हैं। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 3। देखिए 3 × 9 = 18। तो 18, अब इसका तो जोड़ा बन नहीं रहा, इसका जोड़ा बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसमें से एक को हम बाहर कर लेंगे तो इस दोनों में से एक 3 बाहर आएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा। 3 × 9 और अंदर क्या बचेगा? √2। ठीक, अब देखिए √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए 9√2 या 3√18 एक भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद तीसरा खंड दिया गया है √9/27। ठीक, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27। ये क्या हो गया? √1/3, या इसको 1/√3 भी लिख सकते हैं। और √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अनुपात हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? इसके बाद देखिए है √28/343। जब ऊपर भी अंडर रूट हो नीचे भी अंडर रूट हो तो आप इसको पूरा अंडर रूट लिख सकते हैं, 28/343। ठीक, अब आप देखिए ये 7 से कट रहा है, 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 6 34, 7 9 63। तो आपको मिला √4/49। तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा और 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। तो क्या मिल गया? 2/7। अब ये देखिए p/q के रूप में है। p और q दोनों इंटीजर हैं, पूर्णांक संख्या है, और q हमारा 0 नहीं है, इसलिए क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गई। तो प्रश्न संख्या 1 में पहला और चौथा खंड जो दिया गया है वो परिमेय संख्या का है और दूसरा और तीसरा क्या है? अपरिमेय संख्या का है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा कहता है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। देखिए ये भी आपका उसी पर आधारित है, परिमेय और अपरिमेय पर ही आधारित है। तो ध्यान दीजिएगा,
पहला पार्ट इसका दिया गया है 2 ऋण रूट 5। जब भी हम किसी परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो वह सदैव ही अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट देखेंगे, 3 धन रूट 23 ऋण रूट 23। ठीक, अब देखिए ज़रा, इसको हल कर सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, 3 धन वर्गमूले 23 ऋण, ब्रैकेट हमने खोल दिया, ऋण वर्गमूले 23। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर भी है और विपरीत चिन्ह के साथ है, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3। अब अगर आप ध्यान दीजिए 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। 3/1 का मतलब ये P/Q के रूप में हो गया। P और Q आपका दोनों इंटीजर है और Q 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, परिमेय संख्या। ठीक, तीसरा खंड दिया गया है 2 रूट 7 बटे में 7 रूट 7। ठीक, तो ये तो बहुत ही आसान है, रूट 7 से रूट 7 आपका कैंसिल हो गया, गुणे में था, तो क्या बचा, 2/7, और 2/7 क्या है, P/Q। इसका मतलब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई, दोनों इंटीजर भी है और Q हमारा 0 भी नहीं है। चौथा पार्ट देखते हैं, 1 में रूट 2। अब देखिए ये एक प्रकार से अगर 1 को हम परिमेय संख्या मान भी लेते हैं, हालांकि ये पूर्णांक संख्या है, लेकिन रूट 2 आपका पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, P तो आपका पूर्णांक है लेकिन रूट 2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद पांचवा है 2 पाई। तो पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर एक अपरिमेय संख्या में किसी का गुणा भी हो रहा है तब भी वह अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए ये क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, व्यंजकों को सरल करने के लिए दिया गया है। आइए देखते हैं कैसे इन्हें सरल किया जाता है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला पार्ट दिया गया है इसका, 3 धन रूट 3 गुणे, 2 ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है, 2 धन रूट 2। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम, चाहे आप इससे इसमें गुणा कर लीजिए चाहे इससे इसमें गुणा कर लीजिए, मान उतना ही आएगा। ठीक, तो जैसे जिस तरीके से हम इससे इसमें गुणा करने जा रहे हैं, आप लोग अगर इच्छा होगी तो उसी तरीके से उसी स्टेप को फॉलो करते हुए इससे इसमें गुणा करके देखिएगा, उत्तर उतना ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 से इस पूरे में गुणा कर लेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर रूट 3 है, रूट 3 से इस पूरे में गुणा कर लेंगे। अगर इसका उल्टा आपको करना होता तो आप वही करते, 2 से पहले इस पूरे में गुणा करते, उसके बाद फिर रूट 2 से इस पूरे में गुणा करते। ठीक है, इसमें आप गुणा करिए, तो 3 दूनी 6 धन 3 रूट 2, फिर रूट 3 से गुणा होगा तो 2 रूट 3 धन रूट 3 गुणे रूट 2 जब हम करेंगे तो चूंकि दोनों पे रूट है इसलिए अंदर की संख्याओं का गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 2 यानी रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूट 6। अच्छा, अब देखिए कुछ जुड़ने लायक है, कुछ भी जुड़ने लायक नहीं है, तो इसलिए इसको आप यहीं छोड़ देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये रफ कार्य था आपका, यही आपका, इसमें और कुछ अब सरल होने लायक नहीं है। अगर कुछ जोड़ने लायक रहता तो जोड़ देते, घटाने लायक रहता तो घटा देते। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। इसको हल करने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो जो हमने अभी बताया उसको अप्लाई कर सकते हैं आप, और दूसरा तरीका है
ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगा करके आपने सर्व संख्या पढ़ी होगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले हम इसी विधि से इसको हल कर लेते हैं। अभी देखिएगा उत्तर दोनों सेम आएगा। 3 से हम गुणा करेंगे तो 3, फिर प्लस रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3 ऋण रूट 3, गुणा करिए तो 3 त्रिका 9, ऋण 3 रूट 3, फिर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3 रूट 3, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, रूट 3 से रूट 3 का गुणा होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस रूट 3 रूट 3 और माइनस रूट 3 कैंसिल हो गया। 9 में से 3 घट जाएगा, बचेगा क्या 6। तो इसका उत्तर आएगा 6। अब देखिए अगर हम इसमें सर्व संख्या का प्रयोग करके हल करते तो कैसे आता। 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्व संख्या हमें पता है। तो ये देखिए ए आपका 3 है और बी यहाँ पर रूट 3 है। ठीक, ए आपका 3, बी आपका रूट 3। तो ए और बी के जगह पे मान रख दीजिए। तो ए का मान हो गया 3, 3 का स्क्वायर, ऋण बी का मान हो गया रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 3 त्रिका 9, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो रूट केवल खत्म हो जाएगा, बाकी संख्या वही रहेगी। तो 9 ऋण 3, 9 में से 3 गए 6। देखिए दोनों में उत्तर आपका सेम है। तो जो भी विधि आपको आसान लगे, जो आपको सरल लगता हो, जो आपको समझ में आए, उस विधि को अपना करके आप लोग इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। रूट 5 धन रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको भी हल करने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये है, देखिए स्क्वायर का मतलब पहले समझ लेते हैं, वैसे आप लोग जानते भी होंगे लेकिन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स का 2 बार गुणा, यानी इसकी घात जितनी होगी उस संख्या का आपस में उतनी बार गुणा। अगर एक्स की घात 3 होती तो एक्स को हम 3 बार गुणा करते, एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स। ठीक, 4 होता तो एक्स की घात अगर 4 होता तो एक्स को 4 बार गुणा करते। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर इसकी घात 2 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं रूट 5 धन रूट 2 गुणे में रूट 5 धन रूट 2। ठीक, पहला तो तरीका ये है कि जैसे हमने इसके पहले हल किया था, तो रूट 5 से हम पहले पूरे में गुणा कर लेंगे, फिर रूट 2 से गुणा कर लेंगे, चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस होता तो आप यहाँ पे माइनस रूट 2 लिखते। ठीक, गुणा करते समय। अब रूट 5 से रूट 5 का गुणा होगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा 5। यहाँ पर देखिए रूट 5 से रूट 2 में गुणा हो रहा है, क्योंकि अलग अलग संख्या है इसलिए अंदर की संख्याओं का गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 यानी रूट 10 हो जाएगा। फिर रूट 2 से रूट 5 में गुणा होगा तो ये भी रूट 10 हो जाएगा। फिर रूट 2 से रूट 2 का गुणा होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 2। ठीक, अब देखिए जो जोड़ने लायक उसको जोड़ लेंगे तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 1 रूट 10 ये है, 1 रूट 10 ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 रूट 10 हो जाएगा। ठीक, यही आपका उत्तर हो गया। अब इसको जरा हम लोग यहाँ पे सर्व संख्या से भी हल करके देखेंगे। हमारे पास सर्व संख्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब a के जहाँ पे हमें रूट 5 और b के जहाँ पे हमें रूट 2 रखना है। देखिए ये चीज़ मिल गया हमको, और इसी का मान हमको निकालना है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ रूट 5 और जहाँ जहाँ b है वहाँ रूट 2 रखना है। तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा धन 2 गुणे में रूट 5 गुणे रूट 2 धन b का मान रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5, और यहाँ पर 2, रूट 5 का रूट 2 में गुणा होगा तो रूट में अंदर संख्याओं का गुणा हो जाता है, तो 5 दूनी 10 धन
रूट 2 में का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 2। अब ये संख्या जोड़ने लायक है तो 5 और 2 7 हो जाएगा, धन 2√10। देखिए दोनों में उत्तर समान आया है। जो भी विधि आपको आसान लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका अगला पार्ट देखते हैं। अंतिम पार्ट दिया गया है इसमें। उम्मीद है आप लोग गुणा करना सीख गए होंगे। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट सरसंख्या से हल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें का जो दूसरा पार्ट था हम आप लोगों को बता चुके हैं। जैसे दूसरा था वैसे ही ये चौथा भी है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट सरसंख्या का प्रयोग करते हुए हल कर देंगे। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूँकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये पता चलना चाहिए कि आप कहाँ से ले आए हैं, कैसे यहाँ पर आ गया है। अब आगे देखिए, √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 2। तो उत्तर क्या आ गया इसमें 3। ठीक, बाकी जो सामान्य गुणा की प्रक्रिया है आप लोग देखे हैं, उसको तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, दिया गया निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसमें भी सरल ही करना है, गुणा ही करना है, बस इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिए हैं। 3√5 ऋण 5√2 गुणे 4√5 धन 3√2। देखिए अब अगर ये संख्या a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में हो सकता है दिख रहा हो, लेकिन a दोनों में समान नहीं है और b भी दोनों में समान नहीं है, इसका मतलब हम इसमें उस सर्वसंख्या का प्रयोग नहीं कर सकते, हमें साधारण गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 3√5 से पहले पूरे में गुणा कर लेंगे, तो 4√5 धन 3√2। फिर ऋण 5 √2 से जब गुणा करेंगे पूरे में, 4√5 धन 3√2। ठीक, सही है। ठीक, अब गुणा करिए तो 3 चौक 12, सॉरी इसको हम यहाँ गुणा करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। जब गुणा होगा तो इसका गुणा हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक, गुणे √5 का गुणा होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 5, तो 12 पंचे 60 आ जाएगा। प्लस जब 3√5 से इसमें गुणा होगा तो 3 त्रिका 9, और √5 से √2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, तो √10 ऋण। अब यहाँ धन, ये ऋण है और ये धन है, दोनों का गुणा होगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा। तो 5 चौक 20 √10, 5 और 2 का गुणा हो जाएगा अंदर। ठीक, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 तिहाई 15, और √2 से √2 का गुणा होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, 15 दूनी 30 आएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था, 12 पंचे 60। अब 60 में से 30 को घटा लेंगे, 60 में से 30 को घटाएंगे तो 30 आएगा। अब यहाँ पर देखिए √10 दोनों में है, तो 20 √10 में से, चूँकि विपरीत चिन्ह है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस अगर है तो ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, तो 20 में से 9 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 9 20 होता है, तो 11√10 मिलेगा। लेकिन 20 में से हमने 9 को घटाया है, 20 √10 में से 9 √10 को घटाया है, तो 20 √10 का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे। अगर इसमें से घटाते तो इसका चिन्ह प्लस था, यहाँ पर प्लस लगाते, लेकिन ये ऑलरेडी छोटा था तो इसमें से घटा नहीं सकते थे। तो आपका उत्तर क्या आ गया, 30 ऋण 11√10। इसके बाद इसका दूसरा खंड है, 3
√3 धन 2 √27 धन 7 बटे में √3। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, सरल करना है, हल करना है। देखिए कैसे करते हैं इसको। 3 का तो वर्गमूल निकल नहीं सकता है, निकलेगा भी तो दशमलव में, तो हमें वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे देखिए। तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें देखिए 27 का वर्गमूल निकल सकता है। 27 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यही आपको गुणनखंड प्राप्त होगा। तो जो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर कर लेंगे, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, अंदर एक 3 बच जाएगा। यानी अगर इसको सरल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3√3। तो यहाँ पर 3√3 मिल गया √27 के यहाँ पे। धन इसका परमेयीकरण कर लेंगे, हर में रूट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका परमेयीकरण करने के लिए रूट हटाने के लिए अगर हम फिर इसी संख्या से गुणा कर दें तो इसका रूट खत्म हो जाएगा। तो जितने से नीचे गुणा कर रहे हैं उतने से ही ऊपर भी गुणा कर देंगे। ठीक, तो आपको मिला क्या, 3√3 धन 3 दूनी 6√3 धन 7√3 बटे में 3। ठीक, अब देखिए √3 सब में है, पहले अच्छा इसको जोड़ लेते हैं। 6√3 और 3√3 हो जाएगा 9√3। ठीक, अब चाहे लासा ही ले लीजिए डायरेक्ट, क्या कॉमन, एक काम और कर सकते हैं, इसको कॉमन लेकर के 9 धन 1/3 करेंगे, फिर जोड़ लेंगे, उत्तर उतना ही आएगा। दूसरा तरीका ये है कि इसको लासा ले लीजिए, क्योंकि दोनों में √3 है, कोई दिक्कत नहीं है, हल हो जाएगा। लासा इसका 3 आ गया, 1×3 3, 3 9 27 √3 धन 3 × 3 1 7 7 7√3। तो ये हो गया 34√3 बटे में 3, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, इसके बाद है तीसरा पार्ट इसका, √3 ऋण √2 का होल स्क्वायर। तो एक तो तरीका है कि घात 2 है तो इसको 2 बार आपस में गुणा कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि हम इसमें सरलसंख्या का प्रयोग कर लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे आपका ये a है, ये b है, तो 2 × a × b प्लस b का होल स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे इसमें माइनस केवल यहीं पे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे ये आया कहाँ से है, चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऋण 2 √3 √2 का गुणा होगा तो √6 हो जाएगा, धन इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 और 2 को जोड़ लीजिए तो 5 ऋण 2 √6, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, इसके बाद इसका अंतिम भाग दिया गया है 3 बटे में √8 धन 1 बटे में √2। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें हर का परमेयीकरण कर देते हैं। तो यह इसमें से 4 दूनी 8, इसमें से 2 बाहर कर लेते हैं पहले, प्लस 1/√2। दोनों में √2 कॉमन है, √2 कॉमन ले लीजिए, 1/√2। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3/2 और यहाँ बचेगा 1। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ पे, तो 1/√2 वैसे ही रहेगा, तो इसका लासा हो जाएगा 2/1 कर लीजिए, फिर 2 एकम 2 1 तिहाई 3 धन 1 दूनी 2 2 एकम 2। तो ये हो गया आपका 1/√2 × 5/2।
अब चाहे इसको आप लिख लीजिए 5/√2√2 और चाहे आप इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा करके इसका हर का परमेयकरण करके हर में से रूट को हटा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 5√2 और नीचे √2 से √2 का गुणा हो जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा और इसे 2 से 2 में गुणा हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो ये 5√2/4 आपका उत्तर हो गया। इसके बाद 5वां प्रश्न देखते हैं। देखते हैं 5वां प्रश्न क्या दिया गया है। दिया गया है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, वृत्त, ये आपका वृत्त है, इसको हम वृत्त की परिधि कहते हैं, सर्कमस्टेंसेस, और इसको हम कहते हैं डी, डायमीटर, व्यास। ठीक, जो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है उसी को हम लोग व्यास कहते हैं और व्यास त्रिज्या का दूना होता है। तो इनका कहना है कि पाई को एक वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। परिधि और व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = c/d है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो ध्यान दीजिए, ये अपरिमेय इसलिए है क्योंकि C और D जो वैल्यू निकलती है वो बहुत निकटतम वैल्यू होती है। इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है यह निर्धारित करना संभव नहीं होता है। इसलिए यह एक अपरिमेय, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अनुपात सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर दोनों में से कोई भी एक अपरिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और पाई का मान लोग देखते हैं 22/7 तो कहते हैं ये p/q के रूप में, इसलिए परिमेय संख्या है, जबकि 22/7 इसका लगभग मान है, निकटतम वैल्यू है। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, तो इसलिए क्या है, ये पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, जो भी वैल्यू हम नापते हैं पटरी से या किसी भी चीज़ से तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। हो सकता है कि जो हम नाप रहे हैं वो एक अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त मान हो। तो अगर एक भी अपरिमेय, चाहे वो परिधि हो चाहे व्यास हो, दोनों में से भी एक भी अगर आपको ऐसा मिल गया जो अपरिमेय संख्या हो तो हमेशा उसका अनुपात एक अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, छठवां प्रश्न है, √9.3 को आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक, तो इसके लिए आपको गोला प्रकार पटरी और पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप उसको ले लीजिए, फिर हमारे साथ इसको ड्रा करिए और बहुत आसान लगेगा। आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9.3 √9.3 का मान अगर हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। ठीक, और इसका मान हम लोग रख देते हैं AB। ये आपकी हो गई 9.3 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें 9/3 का पैमाना तो दिया नहीं गया है, तो हमने मान लिया है कि 9.3 सेंटीमीटर हमने एक रेखा खींच ली है। अब देखते हैं, अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ से और बढ़ा लेंगे। इस लाइन को आप 1 सेंटीमीटर तक पटरी से और बढ़ा लेंगे और इसका नाम दे देंगे C। ठीक, इसका नाम हमने दे दिया C। ये आपका B है और ये A है और ये आपका C हो गया। अच्छा, अब देखिए क्या करना है, इस रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करना है और इस प्रकार से विभाजित करना है कि इस पर जो रेखा इसको विभाजित करे वो 90 अंश का कोण बनाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पटरी में वो गोला प्रकार में पेंसिल को लगाएंगे और आधे से अधिक दूरी को, यहाँ देखिए एक अनुमान के साथ हम लगभग आधे से अधिक दूरी को गोला प्रकार में भरेंगे और गोला प्रकार की नोक को रख करके यहाँ ऊपर की तरफ इस तरीके से एक चाप लगाएंगे। फिर उतनी ही दूरी के साथ नीचे की तरफ एक चाप लगाएंगे।
ध्यान रहे कि गोला प्रकार में दूरी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद उतनी ही दूरी के साथ जितना हमने गोला प्रकार में, एक अनुमान के साथ आधे से अधिक दूरी ले लेना है, नापने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी अगर उनको समद्विभाजित करना है तो गोला प्रकार में आप आधे से अधिक दूरी अंदाज करके भर लीजिए और इस तरीके से ऊपर नीचे हम बिंदु ए से चाप लगाएंगे। उसके बाद फिर उतनी ही दूरी जितना हमने गोला प्रकार में भरा था उतनी ही दूरी के साथ बिंदु सी से, ध्यान रहे बी पर नहीं रखना है, गोला प्रकार की नोक को इस बार बिंदु सी पर रखना है और उतनी ही दूरी के साथ एक चाप हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। गोला प्रकार के नोक को यहाँ रखेंगे, पेंसिल इधर रहेगा और इस तरीके से यहाँ पे चाप लगाएंगे। फिर उतनी ही दूरी के साथ एक चाप नीचे लगा देंगे और पटरी और पेंसिल की सहायता से हम इसे इस तरीके से मिला देंगे। अब ये रेखा जहाँ पर इसको कट करेगी वह बिंदु इस रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं बिंदु ओ मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि एक प्रकार से इसका केंद्र बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, गोला प्रकार में इतनी दूरी भर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भर लेंगे। चूँकि ये इस रेखा की आधी दूरी है तो इतनी दूरी हम लोग भर लेंगे। चाहे आप इधर से भर लीजिए और चाहे यहाँ से यहाँ तक भर लीजिए, दोनों का मान बराबर होगा। उसके बाद फिर गोला प्रकार की नोक को यहाँ केंद्र बिंदु पर रख करके एक अर्धवृत्त की आप रचना करेंगे इस पर, और अर्धवृत्त जो बनेगा आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब इसके लिए आप चाँदे का भी प्रयोग कर सकते हैं। 90 अंश का कोण जब आप चाँदे की सहायता से बना लेंगे, एक सीधी रेखा इस तरीके से बनेगी। ठीक, तो ये जो सीधी रेखा बनी है ना, ये आपका √9.3 है ना। मज़ेदार बात, इसका मान कितना है, इस रेखा का मान √9.3 है। लेकिन आपको यह √9.3 संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो हम क्या करेंगे, इस रेखा को और आगे ऐसे बढ़ा लेंगे और अगर ये 1 सेंटीमीटर था सपोज कीजिए, तो अगला 1 सेंटीमीटर पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, गोला प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भर लें। मान लीजिए हम इसको बिंदु डी ले लेते हैं जहाँ पर इसने कट किया, तो बी से डी की दूरी हम लोग गोला प्रकार में भर लेंगे और ये दूरी जो होगी वो √9.3 के बराबर होगी। ठीक, उसके बाद हम गोला प्रकार के नोक को यहाँ पर रखेंगे और बिंदु डी से हम लोग एक इस तरीके से चाप लगाएंगे और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आके कट करेगा। जिस बिंदु पर ये कट कर रहा है मान लेते हैं वह बिंदु ई है और इस ई का मान जो है √9.3 होगा। तो संख्या रेखा पर ये √9.3 का मान जो होता है वो 3.04 लगभग आएगा जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे। तो 3.04 3 से जरा सा ज़्यादा है, तो देखिए 3 के बाद आ भी रहा है। जब आप गोला प्रकार से करेंगे तो चित्र और अच्छे से बनेगा, सटीक बनेगा, लेकिन प्रक्रिया यही है, इसको इसी तरीके से ड्रा किया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। देखिए हर का परिमेयीकरण क्या होता है, हर में अगर स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, तो आपको उसे हटाना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जो भी नीचे रहेगा उसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ पर केवल एक ही है तो उसी संख्या से गुणा कर देंगे। तो √7 से जब ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √7 बटे में रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 7। तो यही इसका परिमेयीकरण हो गया। परिमेयीकरण का तात्पर्य है कि हर से रूट खत्म हो जाए, बस वर्गमूल का निशान खत्म हो जाए। उसके बाद दूसरा देखिए, 1 बटे में √7 ऋण √6। अब देखिए इसका परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, इसके विपरीत से गुणा कर देंगे, यानी √7 धन √6 से गुणा कर देंगे। अगर ये धन होता तो ऋण से गुणा करते हैं, क्योंकि ऋण है तो इसलिए हम धन से गुणा करेंगे। अभी आप देखेंगे हमने क्यों ऐसा किया।
अब ये देखिए नीचे a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, और a माइनस बी a प्लस बी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जैसे ही दोनों का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो ऊपर तो गुणा करने पे वही मिल जाएगा, √7 धन √6। नीचे जब करेंगे तो वही फार्मूला लग जाएगा, तो √7 का स्क्वायर ऋण √6 का स्क्वायर बन जाएगा ये। तो √7 धन √6 बटे में 7, इसका स्क्वायर करेंगे 7, इसका स्क्वायर करेंगे 6, 7 में से 6 घट गया, 1 आ गया, तो बटे में 1 चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए। फाइनली आपका उत्तर क्या आ गया, √7 धन √6। ठीक, ये आपका हर का परिमेयकरण हो गया। तीसरा पार्ट इसका देखिए, ठीक दूसरे की तरह ही है। 1 बटे में √5 धन √2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह से, हमने बताया था अभी कि यहाँ माइनस था इसलिए हमने प्लस वाले से गुणा किए थे, संख्या वही रहेगी, बस केवल चिन्ह बदल देंगे। अब यहाँ पे चूंकि प्लस दिया है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे में हम गुणा कर देंगे, यानी √5 ऋण √2। ऊपर नीचे दोनों गुणा करना है क्योंकि हम इसका रूप बदल रहे हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक ही जगह आप गुणा करेंगे तो इसका मान परिवर्तित हो जाएगा और आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी क्योंकि 1 है, 1 से गुणा करने पर वही मान प्राप्त होगा। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 ऋण √2 बटे में इसका स्क्वायर 5 और इसका 2, तो √5 ऋण √2 बटे में 3। ये आपका उत्तर हो गया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/3 √5 ऋण √2, मान में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद अभी इसमें एक खंड और दिया गया है। एक बटे में √7 ऋण 2, तो अब क्या करेंगे, √7 धन 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। ऊपर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी क्योंकि 1 है, अगर कोई और संख्या होती तो गुणा करने पे शायद कुछ मान बदलता। अब नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 धन 2 बटे में इसका वर्ग करेंगे 7 आ जाएगा और इसका वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, संख्या वही मिली, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं तो इसलिए 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 हो गया। 7 में से 4 गए 3। अब फिर वही चीज़, चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, √7 धन 2, यही आंसर हो गया। इसके बाद इसमें एक अंतिम प्रश्न और दिया गया है, प्रश्न संख्या 8, इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी हर का परिमेयकरण ही करना है, वही प्रक्रिया है सब कुछ। 16 बटे में √41 ऋण 5, बस देखिए वहाँ पर अंश में 1 1 दे दिया गया था, यहाँ अंश में कुछ और संख्या दे दी गई है। ठीक है, अगर आप उसको लेवल 1 समझ रहे हैं तो ये समझ लिए लेवल 2 है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, √41 धन 5 बटे में √41 धन 5, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √41 का स्क्वायर ऋण 5 का स्क्वायर, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 16 √41 धन 16 × 5 80 बटे में 41 ऋण 5, 5 नहीं 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 16 √41 धन 80 बटे में 11 में से 5 गए 6 और यहाँ बचा 3 में से 2 गए 1। एक काम करिए, इसको गुणा मत करिए, देखिए 16 यहाँ पे कट जाएगा, अभी
गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। और गुणा अगर आप कर भी दिए तो आप चाहें तो अलग अलग संख्या में भाग भी दे सकते हैं। अब 16 से 16 कट गया, बचा क्या, स्क्वायर रूट 41 धन 5। यही आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। 2 धन रूट 3 बटे में 2 ऋण रूट 3। इसका हर का परमीकरण कैसे करेंगे? अंश वाले में क्या है उस समय मतलब नहीं है, ध्यान रहे। हर का परमीकरण करना तो हर वाले पे ही ध्यान रहेगा हमारा। अगर नीचे ऋण है तो हम धन लगा करके ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, यानी 2 धन रूट 3 से हम ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमें केवल हर का रूट हटाना है। तो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया आपका। देखिए 2 बार है तो इसको घात 2 लिख सकते हैं आप, एक ही चीज़ है। और यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट 3 का स्क्वायर, बटे में 2 का स्क्वायर 4 ऋण रूट 3 का स्क्वायर 3। तो 4 में से 3 घटा 1 आएगा, तो बटे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ पर लिखेंगे 4 धन 2 दूनी 4 रूट 3 धन, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा। उत्तर क्या है, 4 3 7 धन 4 रूट 3। ठीक है। तीसरा पार्ट देखिए इसका। रूट 6 बटे में रूट 2 धन रूट 3। तो रूट 2 ऋण रूट 3 से हम गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे। रूट 6 से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा रूट 12 ऋण रूट 18। ठीक है, बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 12 का लिख सकते हैं 4 गुणे 3, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो अंदर ही रह जाएगा। इसी प्रकार से 18 का 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। बटे में इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो 2 ऋण 3। तो यहाँ पर देखिए 1 तो आ रहा है घटाने पर, लेकिन ऋण के साथ आ रहा है, ऋण 1 आया। ठीक, क्योंकि हमने 3 में से 2 को घटाया है। जब ऋण आया है तो ऋण से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, नीचे वाला प्लस बन जाएगा और ऊपर वाले का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 रूट 2। अब ये माइनस वाला प्लस हो गया और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी 2 रूट 3। यही आपका उत्तर हो गया। चौथा पार्ट है इसका। रूट 3 धन रूट 2 बटे में रूट 3 ऋण रूट 2। तो अब क्या करेंगे, इसका हर का परमीकरण करने के लिए इसके उल्टे से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी रूट 3 धन रूट 2 बटे में रूट 3 धन रूट 2। ये ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a का स्क्वायर 3 आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर 2ab, 3 दूनी 6, 2 रूट 6 हो जाएगा, और b का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिल जाएगा। और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। तो 3 और 2 5 धन 2 रूट 6, और 3 में से 2 गए 1। ठीक, जैसे हमने पहले किया, बस इसमें हमने एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है समय की बचत के लिए, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक, तो उत्तर क्या आ गया आपका, 5 धन 2 रूट 6। एक अंतिम खंड इसमें बचा है, इसको भी देख लेते हैं, फिर ये प्रश्नावली समाप्त हुई।
5वां है 4√3 धन 5√2 बटे में √48 धन √18। ठीक, तो इसमें देखिए पहले हम इसको जो है सरल कर लेते हैं थोड़ा सा। 4√3 5√2, ये देखिए 16 3 48, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा, धन 9 दूनी 18, यानी ये 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रहेगा 3√2। अब हम क्या करेंगे कि इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 4√3 ऋण 3√2 बटे में 4√3 ऋण 3√2। अब देखिए ऊपर क्या है, इस बार जो है मैटर अलग है। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसमें 4 से इसमें, पहले इससे इसमें पूरा गुणा कर लेंगे, फिर इससे इसमें पूरा गुणा कर लेंगे, फिर नीचे a+b और a-b का गुणा हो जाएगा तो a² - b² बनेगा। ठीक है, तो इससे गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 तियाँ 48 हो गया, ऋण 4 तिहाई 12√6 हो गया। ठीक है, अब 5√2 से दोनों में गुणा कर लीजिए तो 5 चौक 20√6 ऋण 15 दूनी 30 बटे में a² - b², यानी इसका स्क्वायर 4 चौक 16 तियाँ 48 हो जाएगा और ऋण 3 त्रिका 9 दूनी 18 हो जाएगा। हल कर लेंगे तो 48 में से 30 घटेगा तो 18 आ जाएगा और ये हो जाएगा धन 8√6 बटे में, इसको घटाएंगे 8 में से 8 गए 0 और 4 में से 1 गए 3, 30 हो गया। अब चाहे तो 2 से ऊपर नीचे कॉमन लेकर के काट पीट सकते हैं, काटेंगे तो ये 2 9 18 धन 4√6 बटे में 15 हो जाएगा। बस यही आपका उत्तर हो गया। धन्यवाद। ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम लोग अगली प्रश्नावली देखेंगे।